Once again, very good morning to all of you. Yesterday we have discussed about the gravitational acceleration, and before that we have studied about the universal law of gravity. So in universal law of gravity I have told you that the force which works on the earth's surface can be calculated by the formula which was F equals to G into m upon d square. Wherever you have seen that the G is gravitational constant, F is the force working between the object and earth's surface, and m is the mass of the earth, and another m is the mass of the object, and d is the distance between that object and earth. So I have told you that there will be the distance square is inversely proportional to the force working between them. So mean of that is what, that if the distance is increasing, that means the force between that object and earth will be reduces. So before that we have discussed about the gravity and importance of gravity. So many things we have discussed. Now today I am going to tell you about the value of G, which is the gravitational acceleration. Simply if you will talk about that, if you will drop any object on the earth's surface, okay, then it will always goes into the downward direction. So what is the thing which is responsible for it? It is the gravitational force which is exerted due to the earth, okay, or you can say that due to the gravitation of earth. तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पे गिराया जाता है, इट विल नेवर गो इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज गोज इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो द मीन ऑफ दिस इज व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज थिंग विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यानी अर्थ की सरफेस पे प्लस अर्थ के ग्रेविटेशन की एक लिमिट है, ठीक है ना. अर्थ के सराउंडिंग्स जितना भी एरिया है उसके अंदर एक लिमिट तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वर्क करता है, ठीक है. तो अगर अपन अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट उसको गिराते हैं तो वो हमेशा नीचे ही जाता है. तो वहां पे जो जी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. वो आती कैसे है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना. तो यस्टरडे हमने ये डिस्कस किया था कि z इक्वल्स टू होता है आपका z इंटू m अपॉन आर स्क्वायर. इट इज द फॉर्मूला इन विच यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज. सो यहाँ पे अपने को ये पता है कि z इक्वल टू होता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to power -2. If you want to know about the mass of the earth, then it will be 6 into 10 to power 24 kg. And then further r is the radius of the earth, which is 6.4 into 10 to power 6 मीटर, ठीक है. ये आपको वैल्यूज जो है वो गिवन है. यानी कि अगर कभी भी कहीं भी आपको ये बताना हो कि जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सॉरी जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, उसकी वैल्यू अगर अपन को फाइंड करनी है तो ये कैसे आती है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो ये फॉर्मूला अपन ने कल ड्राइव किया था. कैसे किया था आपको पता है. F इक्वल टू क्या होता है, एम जी, और F इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है. या मान लो अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो आर स्क्वायर ये था. अब ये एफ और एफ ये इक्वल है, तो अपन ने कहा था कि एम जी इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी कैंसिल आउट बाय दिस. इट मीन्स जी इक्वल टू व्हाट, इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. ओके, तो ये आपके पास में फॉर्मूला कल अपन ने ड्राइव किया था, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया. अब हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो फाइंड करनी है. इसकी वैल्यू जो आती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, ठीक है ना. ये आती कैसे है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो इस फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में जी जो अपन को फाइंड करना है, इस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg⁻². ओके, एंड फर्दर m जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, तो 6 × 10⁻24 kg. ओके, अपॉन में ये कितना आ जाएगा, रेडियस जो है वो है 6.4 × 10⁶ मीटर. ओके, अब हम बात करें कि यहां पर आपको इसको कैंसिल आउट करना होता है, तो कैंसिल आउट में 10⁻, ये 6 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बचेगी यहाँ पे 18. ठीक है ना, और ये 18 इसमें से चली जाएगी तो कितनी बचेगी 6.7 × 10⁻7 अपॉन इंटू 6/6.4, यही बचेगा ना. यहां पे 10⁻ कितनी है, -11. ठीक है, और यहाँ पे 10⁻ कितनी है 24, और यहाँ पे कितनी है 6. ये 6 इससे कटेगी तो कितनी बचेगी यहाँ पे 18, और 18 में से अगर -11 चली गई तो कितनी बचेगी 7. ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 6. अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो g इक्वल टू आएगा, वो आएगा आपका 9.8, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है g की, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी आप सोल्व करते हो उसके अंदर आपको हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना. ठीक है, सो व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड टू यूज दिस एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यू मस्ट बी यूज दिस g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि लास्ट चैप्टर जो था 8th चैप्टर, उसमें अपन ने पढ़ा था मोशन के अंदर अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, लीनियर मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था. अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड इनटू द 8th चैप्टर. After that I have also told you that we need to derive the equation of motion, in which I told you that there are 3 equation of motion for linear equation. लीनियर मोशन जो होता है, रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन होता है तो वहां पे 3 इक्वेशन होती है मोशन की, जिनमें फर्स्ट होती है v = u + at, सेकंड होती है s = ut + ½ at², एंड थर्ड होती है v² - u² = 2as. So these are the 3 equation of motion which is mostly used into the linear motion. Linear motion means that the motion of an object into a straight line, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, वहां पे लीनियर मोशन कहते हैं. अब लीनियर मोशन अगर कभी भी कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर हो रहा है तो उसे हमेशा 3 इक्वेशन जो है उनसे डिनोट किया जाता है. इसमें फर्स्ट जो होती है वो होती है v = u + at, सेकेंड होती है s = ut + ½ at², एंड थर्ड होती है v² - u² = 2as. Okay, so these are the 3 equation which you need to study into the linear motion or which you have already studied into the 8th chapter. अब हम बात करते हैं कि सेकंड जो है वो ग्रेविटेशनल मोशन.
ग्रेविटेशनल मोशन जो होता है उसमें क्या होता है रियल में, आपके पास में ग्रेविटेशनल मोशन है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, g, तो इट विल बी u प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड जो होगी वो हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है वो हो जाएगी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, इट इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, सो सिंपली under gravity or gravitational motion, if you want to explain about the equation of motion, then you can say simply v is equal to u plus gt square, s is equal to ut plus gt square and v square minus u square equal to 2gs। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती है, सबसे पहले अपन बात करें v, तो ये होती है फाइनल वेलोसिटी, u तो ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, एंड g तो ये होती है आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड t जो होता है वो होता है टाइम, s जो होती है वो होती है डिस्टेंस। Okay, so all about this gravitational motion and also the equations which is used into the gravitational motion is given over here. And about these equations, so we have studied into the last chapter where I told you that v is equal to u plus at is the first equation of motion, s is equal to ut plus half at square is the second equation of motion, and v square minus u square is equal to 2s is the third equation of motion. तो ये तीनों जो चीजें हैं वो तीनों इक्वेशंस जो हैं वो आपको 8th चैप्टर के अंदर पढ़ा दी गई थी। अभी अगर अपन बात करें तो अंडर ग्रेविटी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो वहां पे ये तीनों इक्वेशन जो है वो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs इस फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है वेट एंड मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पे है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी अपने अंदर मैटर कंसिस्ट रखता है, लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स जब कमरे के अंदर सनलाइट आती है तो उसमें आपने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स देखे होंगे। वो डस्ट पार्टिकल्स जब फ्रीली मूव करते हैं तो उनका मास जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी उनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता है, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, जबकि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो ग्रेविटी से अफेक्ट होता है और वो अर्थ की सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास एंड वेट का जो टॉपिक है उसमें अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में डाल्टन थ्योरी जो होती है वो अबाउट द मास, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका बना हुआ है, ठीक है, उसको कैसे अपन एक्सप्लेन करते हैं, वो सारा आपको डाल्टन के अंदर मिलेगा। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के कोई चीज बनती है उसको मैटर बोलते हैं। मैटर जो होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप बात करो मास की तो आई थिंक विच हैव सर्टेन मास is known as mass. Sorry, I think which certain matter, यानी कि अगर कोई भी चीज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका जो किसी न किसी मैटर से मिलकर के बना है, ठीक है, तो जो मैटर वो कंसिस्ट रखता है अपने अंदर उसको हम कहेंगे मास। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, केजी। ठीक है,
कभी भी अगर आप मास की बात करते हो किसी भी पर्टिकुलर मैटर की, तो वहां पे SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, kg। ओके, नाउ वी नीड टू गो फॉर द वेट। सो ऑब्जेक्ट का कोई भी मास जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो g से, ठीक है ना, लाइक अगर आपके पास में एक ये मास है m, ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्क करेगा, तो वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू दैट F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो ये W इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो वेट क्या होता है, कभी भी कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो तो वो हमेशा अर्थ की सरफेस की तरफ ही गिरता है, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे रख देते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है और वो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं वेट। तो इसको कहीं भी रखते हो तो ये उस सरफेस पे टिक जाता है, ड्यू टू व्हाट, वेट। समझ गए। तो वेट जो होता है वो एक फोर्स होता है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है। उसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन अगर बात करें कैसे करें, तो वो वेट इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी। सो यहाँ पे m क्या होता है, मास होता है, और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसकी अगर SI यूनिट फाइंड करने की कोशिश करोगे तो इसकी SI यूनिट क्या होती है कि मास की SI यूनिट तो होती है kg, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी या फिर न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज अपन ने पढ़े हैं, जिसमें आपको एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके अलावा मास एंड वेट जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके अलावा जो कल पढ़े थे फ्री फॉल, उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, उससे पहले यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी, एंड बिफोर दैट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एंड बिफोर दैट द मीन ऑफ द ग्रेविटी। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको स्टडी करने हैं घर पे, and then if you will get any doubt then you can ask me whenever we will start this chapter again into the next week. Okay, so thank you so much for joining us. Have a great day.